दोस्तों इस हफ्ते थिएटर में घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ ये फिल्म रिलीज हुई है, जो घोस्टबस्टर्स फिल्म फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है और 1989 में आई हुई घोस्टबस्टर्स 2 का वो डायरेक्ट सिक्वल है। और मैंने 1984 में आई हुई घोस्टबस्टर्स, 1989 में आई हुई घोस्टबस्टर्स 2 और इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुई घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ, इन तीनों ही फिल्मों का रिव्यू हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर किया हुआ है, उसे आप जरूर देखना। पर अभी हम बात करने वाले हैं 2016 में आई हुई घोस्टबस्टर्स इस फिल्म के बारे में। 2016 में सोनी ने घोस्टबस्टर्स फिल्म फ्रेंचाइजी को रिबूट करने का प्रयास किया था। मतलब 1984 और 1989 की फिल्मों से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। उस पूरी सीरीज को रिबूट करने की दृष्टि से 2016 की घोस्टबस्टर्स फिल्म बनाई गई थी। पर उस फिल्म का इतना विरोध हुआ अमेरिका में, इतना विरोध किया यूएस की ऑडियंस ने, मतलब इतना क्रिटिसिज्म, इतनी आलोचना। अभी भी आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो घोस्टबस्टर्स 2016 की फिल्म का जो ट्रेलर है उस पर 3 लाख लाइक्स है और 11 लाख डिसलाइक्स हैं। उसके नीचे के कमेंट्स आप पढ़िए, आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगे। सोनी को $70 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था उस घटिया फिल्म के कारण। और केवल इतना ही नहीं, सोनी को वो रिबूट कैंसिल करना पड़ा। 2016 की घोस्टबस्टर्स का उसके बाद में कोई सीक्वल नहीं आया, वो रिबूट कैंसिल हो गया। और इस हफ्ते जो घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ रिलीज हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो 1989 की घोस्टबस्टर्स 2 का डायरेक्ट सीक्वल है। उन पुरानी फिल्म्स की कहानी को, 32 वर्ष पुरानी फिल्म की कहानी को ही उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो आखिर 2016 की जो घोस्टबस्टर्स थी उसका इतना विरोध क्यों हुआ, उस रिबूट को कैंसिल क्यों करना पड़ा सोनी को, और इससे आजकल के जो फिल्म मेकर्स है, चाहे वो हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के हो, वो इस घटना से क्या सीख सकते हैं, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ इसे आप पूरा ज़रूर देखना। अब देखिए, 2016 की घोस्टबस्टर्स का इसलिए विरोध नहीं हुआ था कि भाई उन्होंने पुरानी फिल्म की कहानी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, इसे रिबूट क्यों किया वगैरह वगैरह, इस कारण से उसका विरोध नहीं हुआ था। एक लाइन में अगर मैं इसका उत्तर दूं ना कि विरोध क्यों हुआ था 2016 की घोस्टबस्टर्स का, तो इसका एक लाइन में उत्तर यही हो सकता है कि उसमें जो जबरदस्ती का वोक प्रोपेगेंडा डाला गया था ना, उस वोकिज्म के कारण ही यूएस की ऑडियंस ने, अमेरिका के दर्शकों ने उस फिल्म का इतना ज़्यादा विरोध किया था। अब पुरानी फिल्म में और इस 2016 की घोस्टबस्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, फ़र्क है, वो हम देखते हैं। पुरानी फिल्म को मैंने अभी पिछले हफ्ते ही देखा, दोनों ही फिल्मों को। वो फिल्में अभी भी मुझे बिल्कुल फ्रेश लगी। उस फिल्म के डायलॉग्स में जो ह्यूमर था, जो सिचुएशनल ह्यूमर था, उसने मुझे अभी भी हंसाया। जो कास्ट थी वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थी उन पुरानी फिल्म्स की। उनके परफॉर्मेंसेस सच में इतने बढ़िया थे कि हम तुरंत उन कैरेक्टर्स को पसंद करने लग जाते हैं। वो लाइकेबल थे वो कैरेक्टर्स, और उनको मैं और ज़्यादा देखना चाह रहा था। 1989 की फिल्म को कंप्लीट करने के बाद भी मैं और उनके परफॉर्मेंसेस को देखना चाह रहा था। ऐसी वो पुरानी फिल्म्स थी। उसके अपोजिट, विपरीत, अगर हम 2016 की घोस्टबस्टर्स को देखें ना, तो उन्होंने एक तो कुछ भी क्रिएटिविटी वहाँ दिखाई नहीं है, कुछ भी नयापन उन्होंने किया नहीं है। सेम कहानी को उन्होंने यहाँ पर लिया है। बस क्रिएटिविटी कहाँ पर दिखाई है, जेंडर चेंज कर दिया है। ओरिजिनल फिल्म में 4 पुरुष पात्र थे और एक महिला पात्र थी जो रिसेप्शनिस्ट थी घोस्टबस्टर्स की। बस उनका जेंडर यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पर 4 फीमेल कैरेक्टर है और उनका एक मेल रिसेप्शनिस्ट है जो कैरेक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया है, थोर। बस ये चेंज कर दिया है। और एक और चेंज है कि भाई ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ना, उनको एक्सट्रीमली अनलाइकेबल बना दिया है। उन कैरेक्टर्स की कोई भी बात आप ले लीजिए, जिस प्रकार से उनको लिखा गया है या जिस प्रकार से वो एक्टिंग है, परफॉर्मेंसेस है, उनके जो डायलॉग्स है, एक्सप्रेशंस है, कोई भी बात उन कैरेक्टर्स की आप ले लीजिए, हर बात हमें अंदर से ऐसा इरिटेट करती है, परेशान करती है। हम डिस्गस्टेड फील करते हैं उस फिल्म को देखने के बाद में, फिल्म की शुरुआत से अंत तक। और वो जो 4 फीमेल कैरेक्टर्स थी ना 2016 की घोस्टबस्टर्स की, उनकी तरफ हम 1 सेकंड तक नहीं देख पाते। उन्हें ना बोलने का ढंग है, ना हंसने का ढंग है, ना उनका रहन सहन, कैसा विचित्र सा रहन सहन है, विचित्र से कपड़े, विचित्र से बाल, और वो जिस प्रकार से खाते हैं, हंसते हैं, जिस प्रकार से वो कूद फांद मचा रहे हैं, भाई हर एक बात उनकी एक्सट्रीमली अनलाइकेबल थी। कोई भी मैच्योरिटी नहीं, कोई बोलने का ढंग नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं। कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी हंसे जा रहे हैं, कुछ भी चिल्लाए जा रहे हैं, कुछ भी कूदफान मचाए जा रहे हैं। मतलब जो आजकल की वोक जनरेशन है ना, उसका उसको एग्जैक्टली वो चारों रिप्रेजेंट कर रहे थे एक प्रकार से 2016 की घोस्टबस्टर्स में। और यही बात उस फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी। और केवल यही नहीं,
2016 के घोस्टबस्टर्स में जितने भी मेल कैरेक्टर्स थे, जितने भी पुरुष पात्र थे, उन सभी को बेवकूफ दिखाया था, विलन दिखाया था, सेक्सिस्ट दिखाया था, महिला विरोधी दिखाया था, या जितने भी घटिया तरीके से, उन अपमानजनक तरीके से पुरुष पात्रों को लिखा जा सकता है उस प्रकार से उन्हें लिखा गया था। क्रिस हेम्सवर्थ का एक कैरेक्टर ले लीजिए, मेल रिसेप्शनिस्ट उसको दिखाया है, पर उसको जितना भोंदू, जितना बेवकूफ, जितना अपमानजनक तरीके से किसी कैरेक्टर को लिखा जा सकता है ना, वैसे लिखा गया है। और ये इनका फेमिनिज्म है। ये बदलाव ला रहे हैं वो दुनिया में। भाई ओरिजिनल फिल्म में 4 पुरुष पात्र थे, एक महिला पात्र थी जो उनकी रिसेप्शनिस्ट थी, पर उस महिला रिसेप्शनिस्ट जो जेनेन उसका नाम था, उसको उन्होंने कहीं पर भी अपमानित नहीं किया था। वो बहुत बुद्धिमान थी, उसको कहीं पर भी अपमानजनक किसी भी फीमेल कैरेक्टर को ओरिजिनल फिल्म्स में नहीं दिखाया गया था। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इसका एक एक मेल कैरेक्टर उठाकर देख लीजिए 2016 की घोस्टबस्टर्स फिल्म का, उन्हें जितना हो सके उतना अपमानजनक तरीके से लिखा गया है, दिखाया गया है। और फीमेल कैरेक्टर्स जो अपने आप को बहुत वोक वो दिखाने का प्रयास कर रही है फिल्म में, क्या वोक दिखाने के लिए? कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं, चिल्ला चोट मचा रहे हैं, चिल्ला चोट करके नाच रहे हैं, कुछ भी फालतू से गानों के ऊपर नाच रहे हैं, विचित्र से बाल बना कर रखे हैं, विचित्र से कपड़े पहनते हैं, विचित्र से चिल्ला चोट मचा रहे हैं, बाकी पुरुषों के नाम से छाती कूटना वगैरह जो भी हो, ये सारी बातें 2016 की घोस्टबस्टर्स में है। कौन पसंद करेगा, आप मुझे बताइए ऐसे लिखे गए कैरेक्टर्स को जिनमें कोई सेंस नहीं, कोई ह्यूमर नहीं, कुछ भी नहीं। और दोस्तों इसलिए मैंने कहा कि 2016 की जो घोस्टबस्टर्स फिल्म जो इतनी ज़्यादा बड़ा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी, इतना जो उसका विरोध हुआ, इससे आजकल के फिल्म मेकर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप ये जो ज़बरदस्ती का वो प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं अपनी फिल्मों में, भाई लोग कैसे एंजॉय करेंगे थिएटर में जाकर। मतलब हम अपने पैसे खर्च करके थिएटर में जाए, 500, 1000, 2000 रुपये खर्च करके हम थिएटर में जाए, और वहाँ जाने के बाद में हम क्या देखें? ये टॉर्चर। हम डिप्रेस्ड होकर बाहर निकले, हम डिस्गस्टेड फील करते हुए बाहर निकले, हम अपना ही मजाक उड़ते हुए हम ये देखें इतनी बड़ी स्क्रीन पर। कौन चाहेगा ऐसे? भाई लोग एंजॉय करने के लिए थिएटर में जाते हैं, और आप अगर ये अपना प्रोपेगेंडा साइड में नहीं रखेंगे तो घोस्टबस्टर्स का विरोध हुआ था। और इसी कारण से आजकल की जो फिल्म मेकर्स हैं, आप देखते जाइए, वो टूटते जा रहे हैं ज़मीन से, लोगों से, ह्यूमन इमोशंस से। वो इतना तक समझ नहीं पा रहे कि जो आम लोग होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं, या जो ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, मानवीय भावनाएं क्या होती है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि ये वो फिल्म मेकर्स अपने किसी लाला लैंड में खोए हुए होते हैं। उनके बचपन से उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि भाई सिस्टम के नाम से छाती कूटो, समाज के नाम से छाती कूटो, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटो, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटो, टॉक्सिक पेट्रियार्की, मिसोजिनिस्ट समाज, ये इसको सर्टिफिकेट दो, उसको सर्टिफिकेट दो, बस यही काम वो करते रहते हैं। भाई ये कौन देखेगा पैसे खर्च करके? आपका ये समाज के नाम से छाती कूटना, टॉक्सिक पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, ये कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखना चाहता आपका ये प्रोपेगेंडा। बाकी दोस्तों मार्वल इस मामले में बहुत समझदार है। जब तक उनकी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही थी एवेंजर्स एंड गेम तक, तब तक उन्होंने कोई भी वोक प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में नहीं डाला था। हालांकि थोर रैग्नारॉक में ऐसा एक कैरेक्टर था, वल्केरी का बाइसेक्सुअल कैरेक्टर है, और उसके साथ एक सीन भी उन्होंने शूट किया था जहाँ पर वल्केरी एक फीमेल कैरेक्टर के साथ होती है, और वो फीमेल कैरेक्टर वल्केरी के साथ सेक्स करने के बाद रूम से बाहर निकल रहा होता है। तो ये जो भी उनका वो सेक्सुअल लिबरेशन वाला प्रोपेगेंडा है वो डालने का उन्होंने वहाँ प्रयास किया था, पर फाइनल कट में उस सीन को कट कर दिया गया, हटा दिया गया। बाद में जो एक्ट्रेस है वल्केरी, जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, उसने कंफर्म किया कि भाई अगली जो थोर फिल्म आने वाली है, थोर लव एंड थंडर, उसमें खुलकर मेरे बाइसेक्सुअल कैरेक्टर को दिखाया जाएगा वगैरह वगैरह, वो दिखाया गया है। पर एवेंजर्स एंड गेम तक उन्होंने ऐसी कोई भी रिस्क नहीं ली। वो जनता का, लोगों का आक्रोश, विरोध नहीं झेलना चाह रहे थे। उसके बाद में आप देखिए जब फेज़ 4 उन्होंने शुरू किया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑनलाइन उनका कंटेंट रिलीज होने लगा, OTT प्लेटफॉर्म पर, तब उन्होंने खुलकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया उसमें। फिर वो फाल्कन एंड विंटर सोल्जर्स वगैरह जो भी है, हमने देखा हुआ है क्या क्या उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पता है कि भाई यहाँ हमें कोई $70 मिलियन या $100 मिलियन या $200 मिलियन का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। OTT प्लेटफॉर्म में कुछ भी दिखाओ, तुम देखो नहीं देखो, हमने तो बेच दिया ना उस OTT प्लेटफॉर्म को अपना कंटेंट। उसके बाद में लोग कर करके क्या कर सकते हैं, IMDb पर जाकर नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे। तो इस कारण से फिर हमने देखा फेज़ 4 में जाने के बाद वो अपना ये जो वोक प्रोपेगेंडा है वहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी शैंग-ची उनकी थिएटर में रिलीज़ हुई, उसमें कोई भी ऐसा वोक प्रोपेगेंडा नहीं था। पर इटर्नल्स में उन्होंने कोशिश की, ट्राई किया। तो देखिए इटर्नल्स अभी मार्वल की सबसे ज़्यादा कम रेटिंग वाली फिल्म बन चुकी है, उसका भी लोगों ने विरोध किया।
तो इससे आजकल के जो फ़िल्म मेकर्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि भाई आप लोगों को समझिए, उनकी इमोशंस को समझिए, अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। अब दोस्तों हमारे देश की अगर हम बात करें तो भारत में भी आज लोगों के मन में बॉलीवुड के प्रति बहुत बहुत आक्रोश है, और वो इन्हीं सब बातों के कारण। क्योंकि आज बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अगर हम देखें तो ज़्यादातर फिल्म मेकर्स ज़मीन से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और यही सेम परिस्थिति अमेरिका में भी है, यूएस में भी है। वहाँ पर भी जो आम जनता है वो हॉलीवुड के प्रति इसी प्रकार से नाराज़ है। पिछले कुछ समय में आई हुई जो फिल्में हैं उनके IMDb पर जाकर आप रिव्यूज़ देखिए, वहाँ पर उनके लोगों ने क्या क्या बातें कही हुई वो आप पढ़िए। इससे पता चलेगा कि वहाँ पर भी लोग इन सब बातों से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इन फिल्म मेकर्स को लग रहा होगा कि भाई वो कोई बहुत बड़ा सो कॉल्ड रिवोल्यूशन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं समाज में। भाई आप टूटते जा रहे हो समाज से, और इसका नुकसान आपको ही है। आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो इस प्रकार की फिल्में, सीरीज और कंटेंट बना बना कर। बाकी दोस्तों आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, आपके विचार क्या है, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।